So I'm opening the DPP. यस मॉर्निंग। DPP 1 जो NLM का आपको न्यूटन्स लॉ का दिया गया था, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोगों ने ट्राई किए, डिस्कस किए, और इसके बाद इसके कुछ सब्जेक्टिव्स रहे होंगे। सब्जेक्टिव्स में अगर आपको कोई कंसर्न आ रहे हैं तो उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। इनिशियल सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स इजी रहेंगे रिलेटिवली, लेटर ऑन थोड़े से अच्छे हैं। सो सब्जेक्टिव में अगर आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन नंबर बोल सकते हैं, जैसे कि लेट में आस्क इन दिस मैनर। ये जो सब्जेक्टिव 36 से चलता है, तो 36 से लेकर के 40 के बीच में कोई आपको डाउट है? Any question on from 36 to 40? If not, up to 50. क्वेश्चन नंबर 50 तक कोई क्वेश्चन है जिसपे आपको लगता है कि एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है? जैसा दिख रहा है दे आर इजियर। NLM अब BDA बनाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो हो जाएगा। 50 भी आपने कर ही लिया होगा। देन अप टू 60। क्वेश्चन नंबर 52। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है। बात करते चेन से रिलेटेड है, तो चेन से रिलेटेड और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फ्यूचर में। यस, सो 52 एंड 55 दोनों डिस्कस करते हैं। 52 के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, 54 भी। 52 बोलता है कि आपके पास एक चेन है, और हम लोग जानते हैं चेन में क्या होता है, बहुत सारे लिंक्स होते हैं, लिंक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो 5 लिंक्स हैं उसमें, जैसा यहाँ पर दिख रहा है, ईच विद मास 100 ग्राम। इसका मतलब एवरी लिंक हैज अ मास 100 ग्राम, सो टोटल 500 ग्राम हो जाएगा। और इसको आप वर्टिकली लिफ्ट कर रहे हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। देन यू फाइंड कि हर एक लिंक, सिंस ये कांस्टेंट है, तो अप साइड वाला लिंक ऊपर जाएगा तो डाउन साइड को ऊपर जाना पड़ेगा, सभी को ऊपर जाना पड़ेगा। कॉमन सेंस से समझ सकते हो। और वो एक्सेलरेशन अपने को पता है, अपने को कुछ आंसर्स बताने हैं। जैसे इसने पहला क्वेश्चन पूछा है कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन एडजेसेंट लिंक्स। तो एडजेसेंट लिंक्स के बीच में कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ये अपने को पता करना है। और वो अलग अलग लिंक्स पर अलग अलग आएगा। इस लिंक पर क्या लग रहा होगा, यहाँ पर क्या लग रहा होगा, यहाँ पर क्या लग रहा होगा, यहाँ पर क्या लग रहा होगा, ये अपने को पता करना है। इसलिए कि अपने पास एक स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग के अलग अलग पॉइंट का टेंशन निकालना है। सिमिलरली यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स आएगा, जिसको नॉर्मल वेरिएशन कहेंगे, उसको कैलकुलेट करना होगा। तो कोई भी एक पिक करते हैं। लेट्स से कि एक जंक्शन यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इसके नाम दिए 1 2 3 4। 4 कॉन्टेक्ट्स होंगे। एडजेसेंट लिंक्स के बीच में जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो 4 हैं। कौन सा कैलकुलेट करना है, कोई भी एक मैं बता देता हूँ, बाकी आप निकालेंगे। लेट्स अपने को फर्स्ट निकालना है, फर्स्ट। सो टोटल वेट कितना है अपने को पता है, नीचे जा रहे हैं, या फिर इसको m नाम दे देते हैं, m। सो ये 5m नीचे हो जाएगा, और g ये ग्रेविटी वाला फोर्स हो गया। दिस फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स। आई एम ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द एंटायर बॉडी, और इसका एक्सेलरेशन a अपने को पता है। सो व्हाट द न्यूटन विल से, न्यूटन से F minus 5mg must be equal to 5m the total mass into a. Do we know mg? Yes. Do we know ma? Yes. So what the F has to be? F has to be equal to basically 5mg plus 5ma. You can find the value of it. So it's going to like 5mg plus a. And g is 10, a is 2, so that becomes 12.
ये आएगा 500 ग्राम, तो 100 ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलेंगे तो 0.1 हो जाएगा और G प्लस से 12 बन जाएगा। सो यूल फाइंड कि ये 6 न्यूटन के बराबर है। कौन सा फोर्स निकला है? अभी तुमने वो फोर्स निकाला जिस फोर्स से ये इसको ऊपर खींचा जा रहा है, और ये शायद बी का आंसर भी बन गया। द फोर्स एव एक्सर्टेड ऑन द टॉप ऑफ लिंक बाय द एडजेसेंट एजेंट लिफ्टिंग द चेन। सो बी पार्ट का आंसर आपको मिल गया, एफ निकल के आ गया। ए पार्ट के बारे में बात करना है। सो अब आपको अगर ए पार्ट का फर्स्ट निकालना है तो फर्स्ट को अलग करना पड़ेगा, या तो इतना बीडी बनाए या डाउन साइड का बनाए। सिमिलरली 2 से अलग अलग करने पड़ेंगे सिस्टम्स को, 3 से करने पड़ेंगे, 4 से करने पड़ेंगे, और सारी वैल्यूज निकल के आ जाएंगे। विजिबिलिटी का इश्यू, तो मैं रीशेयर करता आपके रिक्वेस्ट पे, इट माइट हेल्प। नाउ सपोज कर लीजिए अपने को 1 पर कैलकुलेट करना है, तो 1 का कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सारा आप कर लेंगे। सो सब अगर आपने केवल फर्स्ट लिफ्ट बनाया होता है, ये लिंक बनाया होता, तो इस पे एफ लगेगा, और यहाँ पर नीचे वाली लिंक उसको अपनी तरफ पुल कर रही होगी नॉर्मल रिएक्शन से, तो इसको आप n1 बोल सकते हो। इसका अपना खुद का मास आएगा mg, इसके पास एक्सेलरेशन आएगा a। सो ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया आपका प्रॉपर फर्स्ट लिंक के लिए। तो यहाँ से n1 कैलकुलेशन आ जाएगी। कैसे आएगी? आप बोलोगे f माइनस स्मॉल mg माइनस n1 मस्ट बी इक्वल टू m इंटू ए। m एक लिंक का मास है, ए अपने को पता चल चुका है, एफ आपको नोन हो गया। आप एफ है 6 न्यूटन, एम जी की वैल्यू से जी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1000 हो जाएगा, लेकिन ये 0.1 रखना होगा तो ये 1 बन जाएगा न्यूटन में। तो 0.1 इंटू 10 दैट इज 1। n1 हैज टू बी फाउंड आउट। m 0.1 है, एक्सेलरेशन 2 दिया गया। सो यूल फाइंड कि यहाँ से अपने को n1 आता हुआ नजर आ रहा है। कितना आ रहा है? n1 की वैल्यू 5 यहाँ से बनेगा, और ये 0.2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 4.8 आ जाएगा। So the normal reaction or the contact force or the force between the first adjacent links is first two adjacent links is going to be 4.8 Newton. Similarly, आप 2 का ऊपर वाले का एबीडी बनाओ तो मास m की वजह 2 mg लगना स्टार्ट हो जाएगा। एक्सेलरेशन अभी भी वही रहेगा। जब थर्ड का लोगे तो 3 mg लगाना पड़ेगा, और फोर्थ का लोगे तो 4 mg लगाना पड़ेगा, और सभी से n1 n2 n3 n4 निकाल सकते हो। फिर आपसे बोलता है नेट फोर्स ऑन ईच लिंक। हर एक लिंक पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, तो हम लोग जानते हैं जैसे सी पे नेट फोर्स पता करो, तो कैन वी से कि यही तो नेट फोर्स है ना। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ईच लिंक का मास अपने को पता है, उसका एक्सेलरेशन पता है, तो नेट फोर्स ईच लिंक का कितना आ जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सी सबके लिए सेम आएगा, तो एफ नेट फॉर ईच लिंक इज गोइंग टू बी द मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज 0.1, एक्सेलरेशन इज 2, सो आंसर कम्स आउट टू बी 0.2 न्यूटन। सी का आंसर एक आएगा 0.2 न्यूटन, बी का आंसर आएगा 6 न्यूटन, और ए के जो बहुत सारे आंसर्स आने वाले उसमें मैंने एक निकाल के बताया। गॉट इट? 52। इस तरह से आप चेन के इक्वेशंस भी ट्राई कर सकते हो। 54 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। इट सेज कि आपके पास दो ब्लॉक्स हैं ए और बी, आपको पिक्चर में दिख रहा है। मासेस नोन है, और स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लाई करता है, दैट मींस फ्रिक्शन इज नॉट देयर, और स्प्रिंग से कनेक्टेड है। स्प्रिंग का स्टिफनेस आपको दिया गया 294 न्यूटन पर मीटर। इसके बाद आपसे एक बोलता है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स आपने लगाया है ए पर, इस तरह से यहाँ पर एक फोर्स एफ लगाया है, एंड इट सेज कि at the instant B has an acceleration of 4.9 meter per second square. Find the acceleration of block A. So लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि स्प्रिंग ब्लॉक के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो उन क्वेश्चंस में आप पाओगे कि आपसे एक्सेलरेशन वगैरह पूछेगा, किसी एक इंस्टेंट की स्टोरी पूछेगा। तो एक इंस्टेंट की स्टोरी हम बता सकते हैं। हाँ, ये इंस्टेंट मैक्सिमम इलोंगेशन का नहीं भी हो सकता है, तो या फिर मैक्सिमम इलोंगेशन पूछेगा, एक इंस्टेंट के बारे में पूछेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे
कि बी का एक्सेलरेशन इधर होगा, लेट्स से दैट इज a2, ए का एक्सेलरेशन इधर होगा, लेट्स कंसीडर a1, इसका bd देखो, इसका bd देखो। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखने तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, और यहाँ पर जो पुल कर रहा होगा इसको वो स्प्रिंग फोर्स पुल कर रहा होगा। फ्रिक्शन है नहीं इसलिए हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई और आएगा नहीं, बाकी mg नॉर्मल रिएक्शन लग रहे होंगे। सो वर्टिकल फोर्सेस से हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं आता है। आप ए के लिए इक्वेशन बनाइए। सो व्हाट द इक्वेशन फॉर ए इज गोइंग टू बी द फोर्स F माइनस द फोर्स स्प्रिंग इज इक्वल टू मास ऑफ A इनटू एक्सेलरेशन ऑफ A। ये अपने को A1 निकालना है। BD ऑफ B को यूज करना, उसके लिए न्यूटन इक्वेशन लगाना है। टोटल फोर्स दिस SP स्प्रिंग फोर्स दिस मस्ट बी इक्वल टू मास व्हिच इज 3, एक्सेलरेशन व्हिच इज A2 अपने को पता है 4.9। अच्छा आप देखोगे कि अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड अप कर देते हैं तो ये दोनों नंबर कैंसिल कर सकते हैं। सो अगर ये दो नंबर हमारे कैंसिल हो गए तो हमारे पास आ रहा है F की वैल्यू 5A1 प्लस 3 टाइम्स A2, A2 इज 4.9। F की वैल्यू कितनी दी गई 3 इंटू 9.8, सो ये हो जाएगा 3 इंटू 9.8 माइनस 3 इंटू 4.9 इज इक्वल टू 5A1। यहाँ से A1 अपने आप निकल के आ जाएगा। A1 की वैल्यू है, आप चाहो तो इसमें 3 कॉमन ले सकते हो, इनफैक्ट 3 इंटू 4.9 कॉमन ले सकते हो, तो ये बनेगा 2, वो बनेगा 1, सो 2 माइनस 1। सॉल्विंग आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, चलते हैं। 2 माइनस 1 इज 1, सो बेसिकली ये 3 इंटू 4.9 डिवाइड बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। सिंप्लीफाई कर लेंगे, अपना एक्यूरेट आंसर आ सकता है। सो यहाँ पर देखो स्टिफनेस का कोई जरूरत नहीं पड़ा कि स्प्रिंग कितना स्टिफनेस रखता है, क्योंकि किसी एक इंस्टेंट पर बात कर रहे हैं तो उस इंस्टेंट पर जो फोर्स रहेगा वो दोनों पे बराबर रहेगा, और उसी को यूज कर लेते हैं। Then after you ask for the question number 55, इसके बारे में बता दो। What will be the reading of spring balance in the figure following situations? तो आपको बहुत सारी सिचुएशन देकर के आपसे स्प्रिंग की रीडिंग पूछी है या स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पूछी है। We had a similar type of question. करना क्या है बताता मैं आपको। आपको जी इफेक्टिव पता करना है, जी इफेक्टिव, और हम बोलेंगे जो रीडिंग आने वाली है ना, रीडिंग विल बी इक्वल टू m into g effective divided by g। mg effective is going to be the spring force, और उसको फिर g से डिवाइड करके अपने को kg में आंसर आ जाएगा। अगर kg में देना है, न्यूटन में देना है तो mg effective दे सकते हैं। आपको अलग अलग सिचुएशन के लिए g effective पता करना है। क्या आप बता सकते हो कि फर्स्ट के लिए g effective कितना रहा होगा? वो g के बराबर रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, और अपने को एक्सेलरेशन से ही मतलब होता है, वेलोसिटी से नहीं। इसके बाद आप देखोगे सेकंड में कितना आएगा, सेकंड में भी जी इफेक्टिव जी आ जाएगा। थर्ड में कितना आएगा, जी इफेक्टिव की वैल्यू जी आ जाएगी। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे केसेस में स्प्रिंग बैलेंस की सेम रीडिंग आने वाली है। फोर्थ केस में कितना आएगा, अब जी अपसाइड है तो जी इफेक्टिव बनेगा हमारे लिए, जी इफेक्टिव इज गोइंग टू बी जी विच इज 10, और ये रिवर्स करके आएगा तो -2 दैट इज 8। नेक्स्ट केस में अगर आप देखना चाहते हो तो जी इफेक्टिव की जो वैल्यू आएगी इसमें जी माइनस ए करना है, इसको रिवर्स करके देना था विक्टोरियली, राइट। लेकिन ये निगेटिव ऑलरेडी है तो वो डायरेक्शन बदल गया होगा तो वो एड अप हो जाएगा। ये अपने को समझना है। या फिर ऐसा समझ सकते हो, ये कहना चाह रहा है कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे जा रहा है, रिटार्ड हो रहा था। रिटार्ड ना बोलो, ऐसा बोलो नीचे जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग किसी वेक्टर में अगर माइनस लगा देते हैं तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, तो ये यूज करना है। सिमिलरली हम आगे भी यूज करके बता सकते हैं। So velocity will not decide or will bring any change in the reading. Change in the reading is going to become because of the change in velocity. That is called acceleration. तो ये क्वेश्चन ये टेस्ट करता है कि velocity, acceleration, direction से आप कैसे अपने डिसीजंस लेते हो स्प्रिंग की रीडिंग के लिए। हाउ रीडिंग इज mg फैक्टर अपॉन दिस। देखो क्या होता है स्प्रिंग बैलेंस में, लास्ट क्लास में बताया, मैं फिर से बोलता, स्प्रिंग अगर ये आपका स्प्रिंग बैलेंस है, बेसिकली स्प्रिंग है और उस पर कितना वेट लगाया है तो स्प्रिंग क्या करता है, उसका kx मेजर करता है। तो आप इसका एबीडी बनाओगे लिफ्ट के रिस्पेक्ट में,
तो ये रेस्ट पे नजर आएगा। सिंस ये रेस्ट पे नजर आएगा तो यहाँ पर फोर्स लगेगा mg इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि हमने लिफ्ट का रिस्पेक्ट लिया है। तो कैन वी से कि जो kx की वैल्यू है, kx स्प्रिंग फोर्स, वो mg इफेक्टिव है। सो स्प्रिंग फोर्स कितना मेजर करता है? mg इफेक्टिव मेजर करता है। और वही हमारी रीडिंग भी होती है। लेकिन ये रीडिंग किस यूनिट पर आ रही होगी? ये फोर्स है तो ये न्यूटन में आ रही होगी। अपने को जनरली मास जो मेजर करना होता है वो किलोग्राम में मेजर करना होता है। तो ये हमारे लिए एपरेंट वेट होगा बेसिकली, एपरेंट वेट। इसको हम लोग एपरेंट वेट भी कहते हैं। अगर वेट से अगर आपको मास निकालना है तो क्या करना चाहिए? तो अगर कभी वेट से मास निकालना है तो जी से डिवाइड कर देते हैं 9.8 से। तो इसलिए हम जी से डिवाइड कर देंगे तो अपने को मास पता चल जाएगा। अब ये जो मास आ रहा होगा, एक्चुअल मास होगा वो नहीं बताएगा, ये एपरेंट मास बताएगा। दैट मीन्स स्यूडो के इन्फ्लुएंस को काउंट करते हुए, न्यूटन में करेक्शन करते हुए। सो जब कभी आपको केजी में आंसर देना हो तो एपरेंट वेट डिवाइड बाई जी करते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि रीडिंग इज इक्वल टू एपरेंट वेट डिवाइड बाई जी। और एपरेंट वेट आपको कैलकुलेट करना पड़ता है और उसको जी से डिवाइड करना पड़ता है। हमेशा जी से डिवाइड करते हैं, जी इफेक्टिव से डिवाइड नहीं करते, क्योंकि वेट को हम लोग mg लिखते हैं। अगर आप उसको समझें तो एपरेंट वेट क्या आएगा, तो उसमें से अगर हमने जी डिवाइड कर दिया तो एपरेंट मास आ जाता है। छोटा सा पॉइंट है, एक अच्छा पॉइंट है। ओके, सो ये आपने कर लिया होगा। 56 57 डुएबल टाइप के, अगर किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अदर आपने पूछा भी है, कौन सा 57 पूछा हुआ है? ठीक है, मैं 57 के बारे में बताता। अब में से कुछ लोग और भी बोल रहे थे कि इस तरह क्वेश्चन में आपको इश्यू बन रहा है, तो ऐसे इशू को सॉर्ट आउट करते हैं। ध्यान से सुनना है आपको। इसने बोला है कि पुली इज मूविंग, सो ये पुली फिक्स नहीं है, ये मूव कर रही है। पुली की वेलोसिटी यू दे रखा है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक अटैच्ड विद स्ट्रिंग। सो इससे कनेक्टेड ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, ये अपने को पता करना है। सो हमारे पास कंस्ट्रेंट रिलेशन होते हैं, तो हम कंस्ट्रेंट रिलेशन को यूज करेंगे। हमारे पास एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, इन दोनों पे लगानी है। ये तो हमारा रेस्ट पर, इसके पास तो कोई वेलोसिटी है नहीं। सो आप देखोगे कि इस बॉडी पर अगर हम टेंशन दिखाते हैं पुली पर, तो क्या इधर एक टेंशन लगेगा और क्या एक इधर टेंशन लगेगा? बिल्कुल लगेगा। इस बॉडी पर टेंशन फॉरवर्ड की डायरेक्शन में लगेगा। लेट्स से इसकी वेलोसिटी v है। अब हम लगाएंगे समेशन t डॉट v इक्वल टू 0। सो समेशन t डॉट v इक्वल टू 0 करोगे तो पार्टिकल के लिए, ब्लॉक के लिए क्या लगेगा? t, और वेलोसिटी v सेम डायरेक्शन में है तो tv cos 0 आ जाएगा। पुली के लिए अप्लाई करोगे तो पुली के लिए जो वेलोसिटी आ रहा है दैट इज u, टेंशन है ट्वाइस t और u, लेकिन ये 180 डिग्री पर है तो cos 180 लगाओगे -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। आपको ये भी नजर आएगा कि ये भी तो एंड है, लेकिन इसकी वेलोसिटी 0 है, तो इसका अगर हम समेशन करेंगे, ऐड करेंगे तो वो 0 आएगा। सो ये अपने को अगली लाइन में बताएगा कि v की वैल्यू -2u के बराबर है। आई मीन v और -2u की वैल्यू 0 है, तो v मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस u। दैट मीन्स ये पार्टिकल फास्टर रन करेगा। अगर आप इसको 2 मीटर पर सेकेंड से चलाओगे तो आप पाओगे कि ये 4 मीटर पर सेकेंड से चलेगा। तो एक रिलेशन बन गया। समेशन t डॉट v could be made 0. Next you have asked about question number 59. आपने पूछा कैन आई गिव अ ब्रीफ नोट फॉर कांस्टेंट रिलेशंस इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम लोग रहेंगे तो हम स्यूडो को भी लगाएंगे, और स्यूडो को लगाने के बाद समेशन टी डॉट वी लगा सकते हैं या टी डॉट ए लगा सकते हैं। आप देखोगे कि समेशन टी डॉट वी या टी डॉट ए जब हम लोग लगाते हैं ना, तो हमको टेंशन और एक्सेलरेशन या वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है, फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट मीन्स उसमें अगर mg लग रहा होता है तो mg का कोई इन्फ्लुएंस नहीं आता है। नॉर्मल लग रहा होता है, उसके नॉर्मल का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। आप बाहर से कोई फोर्स लगाओ, उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, क्योंकि हम अपने एक्सप्रेशन में केवल टेंशन को यूज करते हैं। सो अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम पर भी जाओगे ना, तो टेंशन विल नॉट चेंज। इफ टेंशन वोंट चेंज देन you'll find कि एक्सप्रेशन हमारा यही रहेगा और कैलकुलेशन भी यही रहेगी। एक्सेलरेशन अपने को एडजस्ट करेगा और
कंस्ट्रेंट रिलेशन को आपको दे देगा। क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में बात करते हैं। ये भी देखने में आपको कई सारी पुलीज, स्ट्रिंग्स वो सब दिखाएगा। अपने को समझना है कि किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। इट सेज कि डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर बी, ब्लॉक ए हैज अ वेलोसिटी दिस मीटर पर सेकेंड ऑफ द राइट। सो यहाँ पर एक अरेंजमेंट है। पहले तो इस पिक्चर को अपने को रीड करना होता है कि दे क्या रहा है। तो ये ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी टूवर्ड्स राइट है और ऑफ द राइट है, मतलब टू द राइट होना चाहिए जो भी है। so इसकी वेलोसिटी इधर है, लेट्स कॉल दैट वेलोसिटी एज v1। जब अगर ये इधर जा रहा होगा तो बेसिकली ये इधर आ रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसकी वेलोसिटी को हम v2 पकड़ सकते हैं कॉमन सेंस से। v1 नोन है, v2 अपने को पता करना है। सो यहाँ से सिलेंडर है, ये बी सिलेंडर जैसा दिख रहा है। सो यहाँ से अपने को एक तुरंत आइडिया लगेगा कि हमको v1 और v2 में एक रिलेशन चाहिए, और हमको पता है कि ये सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो एक दोनों दे आर कंस्ट्रेंट टू मूव टुगेदर। सो इसका मतलब इन दोनों में आपस में जो कंस्ट्रेंट रिलेशन होगा वो हमारा काम कर देगा। फिर आप जानते हो कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालने के लिए मास वगैरह की जरूरत पड़ती नहीं, इसलिए उसने शायद क्वेश्चन में मास वगैरह नहीं दिया है। टेंशन की जरूरत पड़ती है। तो स्ट्रिंग दिख रहा है आपको। अब देखो ये जो स्ट्रिंग है वो बी से जाता हुआ इसके ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर जाकर के यहाँ जा रहा है, यहाँ से जाकर के यहाँ पर, फिर ऐसे जा रहा है। तो ये सिचुएशन आपको दिखाई जा रही है। अगर ये सिचुएशन आपको दिखाई जा रही है, वी कैन थिंक कि वो सब सेम स्ट्रिंग है। सो टेंशन की बात करते हैं। लेट्स से इसके पास टेंशन टी है। देन आफ्टर अब देखो आपको ये ख्याल में आ सकता है कि हम इस पुली की वेलोसिटी क्यों नहीं ले रहे हैं, हमने इन्हीं दो की वेलोसिटी ली है, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में आपने पुली की वेलोसिटी ली है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि कब हम पुली की वेलोसिटी लेंगे, कब पुली की वेलोसिटी नहीं लेंगे। बिल्कुल नेचुरल है डाउट आना। तो आपको क्या समझना, आप सभी की वेलोसिटी लो, लेकिन समेशन, फिर उसके बाद समेशन टी डॉट बी में ऐड करो। आप कॉमन सेंस से देखो कि अगर हम इस पुली की वेलोसिटी लेते हैं और समेशन टी डॉट बी में यूज करते हैं, तो सिंस ये मासलेस है और टेंशन ही टेंशन है, तो इसके टेंशन एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। इसके टेंशन एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, तो रिजल्टेंट टेंशन इस पे कितना आ रहा होगा, जीरो आ रहा होगा। तो सिंस इसका टेंशन जीरो है, इट वोंट प्ले एनी रोल। इसका भी टेंशन जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो है, तो इट वोंट प्ले एनी रोल। इसका भी टेंशन और वेलोसिटी जीरो है, तो उसका भी रोल नहीं आएगा, तो ब्लॉक्स का आएगा। अच्छा, इसमें स्ट्रिंग के बारे में एक बार और बोल देते हैं। स्ट्रिंग कुछ ऐसा ऐसा एज्यूम करना ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि ये एक स्ट्रिंग है और इसके यहाँ तक सेंटर तक टाई है, दैट इज सिंगल स्ट्रिंग। और एक दूसरा स्ट्रिंग है जो इसके सेंटर से अलग की गई है। क्योंकि आप कॉमन सेंस से भी देखो ना, जब आप टाई करोगे तो इसको यहाँ पे टाई करना पड़ेगा आपको पहले, ऐसा, और फिर इससे दूसरी स्ट्रिंग को टाई करना पड़ेगा। डायरेक्टली हम बाईपास नहीं कर सकते, वरना उससे कनेक्टेड नहीं रहेगा। सो इट विल बी बेटर टू से कि यहाँ पे दो स्ट्रिंग है, एक छोटा सा स्ट्रिंग है और एक बड़ा सा स्ट्रिंग है। अच्छा, ये स्ट्रिंग का टेंशन टी पकड़ा है, तो यहाँ पर भी टेंशन कितना रहा होगा, टी। यहाँ पर भी टेंशन कितना रहा होगा, टी। यहाँ पर भी टेंशन कितना रहा होगा, टी। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इस वाली स्ट्रिंग में कितना टेंशन जा रहा है। तो सिंस ये मासलेस है और 3t इधर लग रहा है, तो इधर 3t लगना चाहिए। तो ब्लॉक का जो टेंशन आएगा वो 3t आएगा। Why? Because this string is going to have a 3t टेंशन। जस्ट लाइक हम 2t यूज करते थे, t और t को ऐड करके, तो अब 3t आ जाएगा। ये आपको समझा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर ये आपको समझ में आ गया तो अगली लाइन में आपका आंसर आएगा, मैच भी करेगा, एंड यू विल बी हैप्पियर। इक्वेशन क्या बनेगी, समेशन t डॉट v मस्ट बी इक्वल टू 0। देयर आर टू ब्लॉक्स, सो वी कैन राइट एज 3t इज एक्टिंग विद v1 cos 0 और माइनस t v2 cos 180 था, अपोजिट डायरेक्शन में थे, जैसा एज्यूम किया गया, इक्वल टू 0। t गायब हो गया, v1 अपने को लगना था, v1 की वैल्यू v2/3 आ रही है। डू वी नो, हाँ अपने को v2 पता करना था, पार्डन। सो मैं v2 लिख देता। v2 की जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी 3 टाइम्स v1। डू वी नो v1? यस, दैट्स गोइंग टू बी 6 टाइम्स 0.6 into 3, 1.8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट अगर आप इस आइडिया से जाओगे तो ये ट्रिवियल टाइप का लगेगा। You just draw the free body diagrams or pass on the tensions properly. Summation t dot v, put it 0, 2 lines, answer. You can verify the answer as well. So 59 आपका हो जाता है। Now 60 to 70 के बीच में उनके बारे में बात कर लेते हैं। So next आप 60 और 61 बोल रहे हैं। Total number of questions we have 73। हाँ, so last के बाकी सारे questions में भी पूछ सकते हो जो भी आप पे डाउट है। तो 60 में अभी पकड़ता।
और फिर 61। सिक्सटी रेट्स की आपके पास एक सिचुएशन है जिसमें एक पर्सन दिखाया गया एम मास का है और 2m मास के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है। पहले तो ये खड़ा था, जंप्स हॉरिजॉन्टली, फिर ये हॉरिजॉन्टली जंप करता है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म। ओके, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे थोड़े से कुछ आगे लेवल के क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो रहे हैं। हालांकि वापस में लिंक है जो अभी तक आपने लर्न किया है, तो मैं आपको बताता हूँ, आप कनेक्ट कर पाएंगे। जितना कनेक्ट कर पाएंगे उतना बेटर है आपके लिए। ये जो जंपिंग होता है और कोलाइडिंग होता है, ये बेसिकली कोलिजन से रिलेटेड होते हैं। हालांकि उसमें भी फोर्स वगैरह चल रहा होता है, वो समझा जा सकता है। और बेसिकली ये सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। अब देखो ना, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन को हम लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं, F इक्वल टू ma। So most of the question that we are doing is following F equal to ma. And if you remember second law of Newton, मैंने इस तरह से भी डिफाइन किया था, F की जो वैल्यू होती है dp by dt। So most of the question जो अभी आप कर रहे थे, F equal to ma पर ओरिएंटेड है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको F equal to dp by dt पर भी मिलेंगे, जहाँ p लीनियर मोमेंटम है, m into v उसके रेट ऑफ चेंज को बोलता है। इनफैक्ट कोलिजन वाला जो चैप्टर है बेसिकली इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, फोर्स और मोमेंटम को लिंक करता है। एक जनरल आइडिया है। सो पॉइंट इसकी, ये दोनों फॉर्मूला एक ही लॉ से आ रहे हैं, बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन ही है। तो कई बार हम इस तरह से यूज करेंगे, कई बार इस तरह से यूज करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है और क्या सिचुएशन है। और जो सेकंड मैंने लिखा था वो उसके बारे में और भी आगे बात करेंगे, जब इम्पल्स की बात करेंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे, वो सारी कहानी। फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पे बोलता, यहाँ पर हमको क्या करना है। तो ये बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ था, ये सब कुछ रेस्ट पे था। इसके बाद ये जंप करता है। जब ये जंप करेगा, आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो कि अगर आप स्मूथ प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और आप इधर जंप करो तो प्लेटफॉर्म पीछे चला जाता है। ऐसा क्यों? सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, राइट? सो यू विल फाइंड कि अगर ये पर्सन इधर जंप किया है, बहुत सिंपल लॉजिक से बताता, तो कोई ना कोई फोर्स इसको लगा होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर आप बंदे का एफबीडी बनाओगे, बंदे का एफबीडी, तो ये इधर जा रहा है, इसका मास m है। देयर मस्ट बी अ फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। वो फोर्स उसने कहाँ से अचीव किया होगा? तो आप बोलोगे वो फोर्स उसने प्लैंक को पुश करके अचीव किया होगा, फ्रिक्शन से अचीव किया होगा। सो प्लैंक ने पर्सन पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगाया, इसलिए वो फॉरवर्ड वो जंप कर गया। देन यू नीड टू सी कि अगर पर्सन फॉरवर्ड शिफ्ट किया है, ये जो फोर्स आया है, तो ये क्या फोर्स, कैन वी से कि क्या ये सेम फोर्स प्लैंक पर भी आया होगा? बिल्कुल आया होगा। किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। ये किसने लगाया होगा? पर्सन ने। सो पर्सन ने प्लैंक को पुश किया, प्लैंक ने पर्सन को पुश किया, दैट्स हाउ द जंपिंग टेक्स प्लेस। नो, नीचे स्मूथ है तो नीचे कोई फ्रिक्शन आएगा नहीं। हाँ, और भी फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इसका mg आएगा, इस पर नॉर्मल रिएक्शन आएंगे। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द फ्री बॉडी डायग्राम। इसका अपना mg रहा होगा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं दिखा रहा। और एक नॉर्मल रहा होगा, जो नॉर्मल उधर रहा होगा वही नॉर्मल इधर भी रहा होगा, एक नॉर्मल इधर से आएगा, एक नॉर्मल mg इधर लगेगा। सो कैन बी से कि अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, प्लैंक को, प्लैंक का मास कितना है? प्लैंक का मास ट्वाइस m है। तो क्या प्लैंक के पास इधर एक्सीलरेशन आएगा? बिल्कुल आएगा, लेट्स से a डैश। नाउ दैट्स डन। नाउ इसके लिए न्यूटन्स लॉ क्या बोलेगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैन वी से न्यूटन्स लॉ से कि m f की वैल्यू m into a के बराबर आएगी। नाउ सी दिस fbd एंड राइट द न्यूटन्स लॉ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। टोटल फोर्स f लग रहा है, वही फोर्स जो प्लैंक ने पर्सन को दिया था, और इसका मास आएगा 2m, इसका एक्सेलरेशन आएगा a डैश। नाउ यू गॉट टू इक्वेशंस, a dash has to be calculated, what to do? You can do n number of things। f की वैल्यू यहाँ पे जंप कर दीजिए। जब आप f की वैल्यू जंप करा दोगे तब आपको मिलेगा m a की वैल्यू ट्वाइस m a डैश के बराबर हो जाएगी, इसलिए a डैश की जो वैल्यू है वो a by 2 आ जाएगी। सिंप्लीफाइड हो गया। अभी भी हम लोगों ने f इक्वल टू m ही लगाया। एक्शन रिएक्शन पेयर को वो आपको यूज करना, आपको पर्सन को अलग से देख लेना, प्लैंक को अलग से देख लेना, प्लैंक पर लगने वाले फोर्सेस, पर्सन पर लगने वाले फोर्सेस, एंड देन f इक्वल टू m, इट विल बी completed।
आपने कुछ लिखा मोमेंटम इज कंजर्व्ड एज मैन पुशेस प्लेटफॉर्म बैकवर्ड एंड मूव्स फॉरवर्ड। यस, इसको मोमेंटम से भी कह सकते हैं, लेकिन हम मोमेंटम जैसा टर्म तब यूज करते हैं जब वेलोसिटीज के बारे में पता करना हो। यहाँ पर एक्सेलरेशंस के बारे में पता करना था, इसलिए फोर्स इक्वल टू एफ एम ए लगाएंगे। बट देयर इज नो नोट ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। अगर ओके ये आपके माइंड में ये बेसिक क्वेश्चन आ सकता है कि देयर इज नथिंग गिवन कि मैन और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन है या नहीं। सी इसने क्लियरली मेंशन किया कि ग्राउंड और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। अगर ये मेंशन नहीं किया होता तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स आता और वो फ्रिक्शन फोर्स हमारे लिए अननोन हो जाता, तो हमारे पास इक्वेशंस कम रहते हैं, अननोन्स ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए उसने ये डिलिबरेटली बोला कि यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है। अच्छा, पर्सन और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन है या नहीं, इसके बारे में वो साइलेंट है क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन साइलेंट है तो अपने को समझना है कि क्या चल रहा है। अपने पास दो केस हैं, एक तो केस है कि या तो फ्रिक्शन होगा, या दूसरा केस है या फ्रिक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले दूसरे को पकड़ते हैं। लेट्स से कि अज्यूम कि यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है। ये विद इन सेकेंड आपके ब्रेन में चल जाएगा एक बार समझने के बाद। स्मूथ अगर रहा होता तो क्या पर्सन जंप कर पाता? इफ अ फ्लोर इज स्मूथ एंड यू आर देयर, यू वांट टू जंप। लेट्स से ग्राउंड है, ग्राउंड बहुत स्मूथ है और उस पर आप जंप करना चाहते हो, यू वॉन्ट बी एबल। व्हाई? बिकॉज आपको इवन वॉक करने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। जंप करना तो दैट्स वेरी डिफिकल्ट स्टोरी। आपको पता होता है जब कभी स्लिपरी ग्राउंड आता है या फिर जब स्मूथ सरफेस आता है और आप उसमें वॉक कर रहे होते हैं, लेट्स से ऑयल स्पिल्ड है और मे बी लाइक आइस है, तो आप उसमें बेबी स्टेप्स लेते हो, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो। तेज नहीं दौड़ सकते हो क्योंकि आपके गिरने का रिस्क बढ़ जाएगा। सो यू टेक बेबी स्टेप्स जस्ट टू अचीव सम फ्रिक्शन और उसको काइनेटिक ना होने देना। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कम होती है और आप उसी लिमिटिंग वैल्यू में काम चलाना चाहते हो, आप ज्यादा फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं रखते हो। जंपिंग रिक्वायर्स मोर फ्रिक्शन क्योंकि आपको बहुत स्ट्रांगली पुश करना पड़ता है। तो फिर अगर स्मूथ रहा होता है तो फिर जंप नहीं कर सकते हैं। तो आप याद रखो कि किसी भी स्मूथ सरफेस से आप जंप नहीं कर सकते हो, आप वॉक भी नहीं कर सकते हो। इसका मतलब है ये स्मूथ होगा तो काम नहीं चलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन रहा होगा। और वैसे भी आप समझ सकते हो कि इसके पास एक्सेलरेशन आया है। सो व्हेन वी वॉक और रन, सो हाउ वी गेट अवर एक्सेलरेशन? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। That will let you know कि friction has to be there. Otherwise, who will give this acceleration? Ng can't. Ng वो acceleration नहीं दे सकता, normalization वो acceleration नहीं दे सकता. Nobody is pulling the person. So force has to come from somewhere, and that somewhere is the friction between the person and the plank. ये invisible होता है और यही अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमको रियलाइज हो जाए, दिख जाए कि यस वहां पे फ्रिक्शन रहा होगा तभी वो जंप किया है। Got it? इसके बाद आपने 61 पूछा है, 61 के बारे में बात करते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डीप में फ्रीज करने में हेल्प कर रहे हैं। फिर आपका कॉमन थिंकिंग भी उसी तरह का हो जाएगा और आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। 61 सेज कि देयर आर टू ब्लॉक्स जिसके मासेस आपको पता है एंड विद अ स्प्रिंग दे आर कनेक्टेड एंड द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, तो फ्रिक्शन आपको यहाँ पर नहीं दिया गया। अच्छी बात है। एक्सेलरेशन 3 kg का दे रखा है और एक्सेलरेशन 2 kg का पूछा। ये वही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया। कौन सा क्वेश्चन था मैं आपको वहां पे लेके चल सकता हूँ। देयर वाज अ क्वेश्चन यू आस्क्ड, क्वेश्चन नंबर 54। डिफरेंस क्या है? यहाँ पर एक फोर्स लगा हुआ था और बाकी स्टोरीज बनी, यहाँ पर फोर्स लगाया नहीं उसने। सो इसका मतलब है अगर फोर्स नहीं लगाया तो बीडी बनाओगे 3 kg इधर जा रहे हैं राइट वर्ड्स, तो इसका स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा होगा। अच्छा, अगर इसका स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा होगा इसका मतलब स्प्रिंग कंप्रेस होती है तभी पुश करती है, तो इसको भी पुश कर रही होगी बिकॉज वो कंप्रेस है, इक्वल एंड अपोजिट होता है। ऐसे भी याद रख सकते हो। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन इधर आएगा। इट्स डन। इसका बीडी पता चल गया। सो क्या इक्वेशन बनेगी? स्प्रिंग का फोर्स इज इक्वल टू 3 into 2। इसके लिए स्प्रिंग का फोर्स इज इक्वल टू 2 मास इंटू ए डैश, दोनों को बराबर कर दो। ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। इसका मतलब 2 kg 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा होगा। यू विल फाइंड इट्स इजी आफ्टर कपल ऑफ क्वेश्चंस। ओके, इसके बाद आपने कुछ और क्वेश्चंस भेजे थे, मैं एक बार देखता।
क्वेश्चन नंबर 61 के बाद आपके थे 66, 67। सो चलते हैं आगे। सिमिलरली आपने ये ट्राई किए होंगे, आपसे हो गए होंगे, बहुत अच्छी बात है। 66 हियर वी आर। कैसी कोई पिक्चर है? या ये पिक्चर है, ये एससीबी और एससीबी में ऐसा क्वेश्चन दिया होगा। और अगेन वी हैव सम ऑब्जेक्ट्स, मे बी मंकी, मे बी एनीथिंग एल्स, एंड उसका हमको फोर्स देखना है, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें सारे फोर्स हमको दिख जाते हैं। फिर उसका स्टेट देखना है, वेदर इट्स मूविंग, स्लाइडिंग, डूइंग मोशन और नॉट। उसके हिसाब से एफ इक्वल टू एम ए लगाते हैं। ए 0 होगा तो एफ इक्वल टू 0 कर देते हैं। बस स्टोरी। लेट्स सी कि किस तरह से यहाँ पे वो वर्क करने वाली है। 66 ये बोलता है आपके पास 3 मंकीज है जिनके नाम एबीसी दिए गए, जिनके मासेस दे रखे हैं। अब आप आइडिया पे ध्यान दो। और दे आर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन, तो कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं। And down the rope suspended from T. At instant represented, A is descending the rope with acceleration this. C is pulling himself up with acceleration this. Monkey B is climbing up with acceleration this. Treat the rope and the monkeys has complete system and calculate tension in the rope. Oh, that's a good one. तो आपको टेंशन पता करना है और इनके एक्सेलरेशंस वगैरह दिए गए हैं, मासेस वगैरह दिए गए हैं। ए बी सी तीनों के मासेस और एक्सेलरेशन पता है। मैं आपको आइडिया देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। न्यूमेरिकल वैल्यूज आप रख करके आंसर कर सकते हो बाद में। आपको क्वेश्चन नंबर नोट कर लेता हूँ सो दैट हमको इजी करे। 67 भी आपको ट्राई करके देना है, 69 भी बताना है, 70 के बारे में बताना है, 71 और 72। गुड। मैं आपके रिसेंट चैट्स भी देख सकता हूँ। हाँ, ऐसी भी से बिल्कुल। तो क्या क्या गिवन है मैं आपको बोलता। ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। इनके एक्सेलरेशंस आपको पता है। सो लेट्स कंसीडर कि ये एक्सेलरेशन a1 है, ये एक्सेलरेशन a2 है, ये एक्सेलरेशन a3 है। इनकी वैल्यूज नोन है। स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा ये अपने को पता करना। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो तीनों पे कनेक्टेड है। सो ऑल थ्री मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग टू इट। और कहाँ पर टेंशन पूछा है ये भी बहुत जरूरी होगा, एट डी, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पोर्शन पे अलग अलग टेंशन आएंगे। अब सर आपको हो सकता है थोड़ा सा ऑड लगे, क्योंकि स्ट्रिंग तो मासलेस है, सभी पॉइंट का टेंशन बराबर होता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी पॉइंट पे टेंशन बराबर होगा, सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। देखो क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे कट करोगे स्ट्रिंग को, तो ये स्ट्रिंग इनके वेट को बैलेंस कर रही होगी या इसकी वजह से टेंशन आ रहा होगा। आप अगर यहाँ से इतने पोर्शन को देखोगे डाउन साइड वाले को, तो सी का रोल प्ले कर रहा होगा टेंशन देने में, और जो यहाँ पर है वो ए बी सी तीनों का रोल प्ले कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मंकीज वगैरह है ना, उसी से कनेक्टेड है, तो वो टेंशन को चेंज कर रहे होते हैं। कहाँ पर टेंशन सेम रहता है? जब स्ट्रिंग के साथ कोई कनेक्टेड ना हो, पुली उली से पास कर रहा हो, तो उस केस में कोई मास स्ट्रिंग के साथ एडेड नहीं होता है, तो उस केस में टेंशन बराबर फॉलो करता है। इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जहां पर कोई और एक्स्ट्रा मास नहीं है, वहां का टेंशन बराबर रहेगा हर एक पॉइंट का। बी और सी के बीच में जितना पोर्शन विदाउट एनी एडिशनल मास है, उसके हर एक पॉइंट का टेंशन बराबर रहेगा, और ए और डी के बीच का टेंशन बराबर रहेगा। लेकिन ए और डी के बीच का टेंशन अलग होगा, ए और बी के बीच का टेंशन अलग होगा, बी और सी के बीच का टेंशन अलग होगा। सो एनीवे, अपने को डी पॉइंट पर टेंशन बनाना है। सो क्या कर सकते हैं, ये पर्सन्स चल रहे हैं। मंकी का बीडी बनाते हैं एक एक करके। ए मंकी का बनाते हैं, ए मंकी के साथ एम ए नीचे लग रहा होगा, और जब मंकी नीचे आ रहा होगा तो वो टेंशन का सपोर्ट ले रहा होगा। तो यहाँ का जो टेंशन ऊपर वाली स्ट्रिंग का टेंशन होगा, वो ये क्रिएट कर रहा होगा। और यूल फाइंड कि ये जो टेंशन T1 है, यही डी पॉइंट का टेंशन होगा, यही ए पॉइंट का टेंशन है। इसी को अपने को निकालना है, और ये मास ऑफ 1 इंटू जी हो जाएगा, फर्स्ट मंकी का मास हो जाएगा। नाउ इसके एफबीडी को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, m1 g माइनस T1 मस्ट बी इक्वल टू m1 a1। नाउ अपने को T1 चाहिए। व्हाट वी नो इज, ये तो यहीं से सॉल्व हो गया। इस मंकी को जो आप पकड़ोगे, अच्छा हाँ, इस मंकी एक और कंडीशन, एक और फोर्स मैंने यहाँ पे दिखाना भूल गया। इस पे और फोर्स देखो क्या होगा, ऊपर वाला स्ट्रिंग इसको ऊपर पुल कर रहा होगा और नीचे वाला इसको नीचे पुश कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा। इसका मतलब एक और टेंशन इस पे लगेगा जो यहाँ पर नीचे वाली स्ट्रिंग लगाएगा, दैट हैज टू बी काउंटेड।
लेट्स इसका T2 नाम दे देते हैं। सो इस इक्वेशन में थोड़ा सा और करेक्शन आएगा कि नीचे नेट फोर्स लगेगा T2 प्लस M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1A1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब आप बी का एफबीडी बनाओ। बी पर जब फोर्सेस शो करोगे तो बी पर यही टेंशन T2 ऊपर लगेगा, इसका Mg नीचे लगेगा और नीचे वाली स्ट्रिंग का टेंशन नीचे आएगा। सो T2 विल बी पुलिंग इट अप, क्योंकि स्ट्रिंग टेंस पे होती है तो पुल करती है। ये M2G बनाएगा और ये T3 बोल सकते हैं। What the Newton equation for the B monkey? This was for A monkey. Now we are writing for B monkey. It's moving up, so upward force लगेगा. That means T2 minus T3 minus M2G. This must be equal to M2, the mass A2. Finally come to the C monkey. जब C monkey पर आओगे तो इसको टेंशन ऊपर लग रहा होगा, इसका Mg नीचे लग रहा होगा, इसके नीचे स्ट्रिंग है नहीं तो कोई और टेंशन नीचे से आएगा नहीं. So that will be T3 or that will be M3G. If you want, you can draw them separately and then write the same these equations. You will get the same equation back. ये भी upward जा रहा है, so that's going to be like T3 minus M3G must be equal to M3 A3. Now आपके पास ये 3 equations हैं और आपके पास T1, T2, T3 unknown है, तो आप टेंशन बता सकते हो AD सेगमेंट पर, AB सेगमेंट पर, BC सेगमेंट पर. आपसे D पॉइंट का पूछा है, इसका मतलब है T1 चाहिए. What you can do? You can do n number of things. आप एक काम करो, इन दोनों को ऐड अप कर लो, T3 गायब हो जाएगा, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, T2 गायब हो जाएगा, T1 निकल के आ जाएगा. इक्वेशन बना लीजिए और अपना आंसर आ जाएगा. और इस पे किसी एक एस्पेक्ट को बताना हो तो आप जरूर बोल लीजिए. आपने लिखा है सो monkeys on the rope makes the string effectively act like a non-uniform string. हाँ, ऐसा मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन वो करेक्ट एग्जैक्टली या फिर टोटली करेक्ट नहीं है. अगर मंकी मूव नहीं करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रिंग जैसा बोल सकते हो. अगर वो स्ट्रिंग पे चल रहा है तो फिर लाइक एग्जैक्टली नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा, बट यस टेंशन डिफरेंट क्रिएट करेगा, ये बोल सकता हूँ. सपोज कर लीजिए ए मंकी यहाँ पे फिक्स हो जाता, नहीं चलता, तो फिर ये हमारे लिए स्ट्रिंग हो गया, मोटा स्ट्रिंग हो गया, थिक स्ट्रिंग हो गया, मास वाला स्ट्रिंग हो गया. लेकिन अगर वो स्लाइड कर रहा है, रिलेटिवली मूव कर रहा है, इसका मतलब वो एक अलग बॉडी है और वो टेंशन को बदल रहा है. गॉट? आपने लिखा कैन वी एज्यूम इट इज 3 blocks हैंगिंग विद डिफरेंट स्ट्रिंग्स. नो, अगेन द सेम इशू. ब्लॉक्स अगर यहाँ पर ब्लॉक्स होता ना, तो ब्लॉक्स अपनी मर्जी से स्ट्रिंग के रिलेटिवली नहीं मूव कर पाते. ब्लॉक को आपको फिक्स करना पड़ता है, और मंकी या पर्सन क्या करता है, वो स्लाइड करता है. तो देयर इज अ डिफरेंस. तो आप इनको ब्लॉक्स नहीं पकड़ेंगे, वरना वो गलत हो जाएगा. आप देखो, अगर यहाँ पे एक ब्लॉक होता है, एक और ब्लॉक पकड़ो, तो क्या इसका एक्सेलरेशन आएगा ब्लॉक का? नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि अगर इसका एक्सेलरेशन आएगा तो स्ट्रिंग को मूव करना पड़ेगा. स्ट्रिंग मूव नहीं कर रहा, हमारा स्ट्रिंग इज फिक्स्ड. इसको ब्लॉक नहीं मानेंगे, इसको मंकी या पर्सन मान के चलेंगे और इनका एफबीडी लर्न करेंगे. हाँ, एफबीडी में अगर इशू आ रहा तो मैं हाईलाइट कर सकता कैसे फोर्सेस आए हैं. जैसे कि ए को हाईलाइट कर देता. एक ये मंकी है, मंकी के साथ क्या होगा कि मैं बी को हाईलाइट कर देता. कोई भी करो, इसका अप साइड है, इसके हम पर्सन जैसे हाथ बना देते हैं. लेट्स से ये मंकी है ऐसा, तो ये ग्रिप किया होगा ना, यहाँ पर स्ट्रिंग है, उसको पकड़ा होगा. अब क्या होता है, स्ट्रिंग जो ऊपर वाला स्ट्रिंग है ये भी टाइट होगा और जो नीचे वाला स्ट्रिंग है वो भी टाइट होगा. यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स है. अगर इस स्ट्रिंग को देखो, इतने पोर्शन का एफबीडी बनाते हो, तो कैन यू से कि ऊपर वाला स्ट्रिंग इसको ऊपर पुल कर रहा होगा, नीचे वाला स्ट्रिंग इसको नीचे पुल कर रहा होगा. और हमने बी का बनाया है तो ये दूसरे वाली स्ट्रिंग का पार्ट था, ये नीचे वाली स्ट्रिंग का पार्ट था. तो ये जो स्ट्रिंग, ऐसा मान लो कि ये कंबाइंड है, उतना पोर्शन जितना इसने स्ट्रिंग को पकड़ रखा है. सो ये फोर्सेस एक्सटर्नली आ रहे हैं और इसका खुद का वेट नीचे लगता है. ये इसका एफबीडी है बी का, हाईलाइट होकर के. और बस ये इसके टोटल फोर्सेस है. अब अपने को देखना ये ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है. अकॉर्डिंगली एक्सेलरेशन बनाएंगे, अकॉर्डिंगली एफ इक्वल टू में लगा देंगे. So, जब कोई मैन मंकी इस तरह की इक्वेशंस देता है, यू जस्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, मेक द सम पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, जैसे हम लोग पुली में करते हैं.
पुली में क्या करते हैं, ये स्ट्रिंग होती है ना, उसी को ले लेते हैं, स्ट्रिंग का टेंशन दिखा देते हैं, तो ऊपर कितना टेंशन जा रहा है हमको पता चल जाता है, क्योंकि ये पुली से स्ट्रिंग जो होती है कांटेक्ट में रहती है और पुली को घुमाती रहती है। इसी तरह से पर्सन जब जब भी मूव करेगा तो स्लाइड नहीं करेगा, हैंग क्लोजली टाइट करता है, टाइट पकड़ता है उसको, और स्टैटिक फ्रिक्शन को यूज करते हुए आगे चलता है। अगर इसके डीप पे जाओगे तो डीप पे क्या चल रहा होगा, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन टेंशन के बराबर हो रहा होगा। तो जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन टेंशन के बराबर रहेगा तब तक वो स्लाइड नहीं करेगा, क्लाइंब कर सकता है, क्लाइंब डाउन कर सकता है अंडर कंट्रोल। और अगर ये काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया तो फिर स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और आपको ये भी याद रखना कि जब कभी सपोज कर ले ऐसा क्वेश्चन दे दे कि वो स्लाइड कर रहा है, स्लिप करता हुआ आ रहा है, तो फिर इसको काइनेटिक फ्रिक्शन लिखेंगे। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन अलग होगा और टेंशन अलग हो सकता है। उस केस में पर्सन पे जो फोर्स लग रहा होगा वो फ्रिक्शन लग रहा होगा, टेंशन नहीं। तो हम फ्रिक्शन को अवॉइड, डायरेक्टली टेंशन कब मान लेते हैं, जब वो होल्ड करके आ रहे हैं, दैट मीन्स विदाउट स्लाइडिंग आ रहा है। जैसे आपका बाइसिकल का टायर चलता है तो ग्राउंड पे स्लिप नहीं करता है, सिमिलरली हैंड रोप को पकड़ते हैं लेकिन स्लिप नहीं करते हैं। तो जो फ्रिक्शन होता है वही टेंशन होता है, तो इसलिए डायरेक्टली आप टेंशन शो करेंगे। बट अगर स्लिप कर रहा होगा तो फिर हम टेंशन नहीं शो करेंगे, फिर मैन का एबीडी अलग से बनाएंगे। कैसे, ये मैन है, उसके हाथ में जो फोर्स लग रहा होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, और इसका भी काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। फिर रोप में टेंशन देखेंगे और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन से उसको लिंक करेंगे। बट मोस्टली क्या करेगा, वो बोलेगा कि क्लाइंब अप कर रहा है या क्लाइंब डाउन कर रहा है, इसका मतलब है नॉर्मली वो क्लाइंब अप क्लाइंब डाउन कर रहा है विदाउट स्लिप, राइट। आपने कुछ लिखा है, कैन वी फाइंड द नेट डाउनवर्ड फोर्स एंड T1 एंड इक्वेट देम विद एक्सेलरेशन टू फाइंड T1। आपने लिखा कैन वी फाइंड नेट डाउनवर्ड फोर्स एंड T1। equate them with acceleration to find T1 with their respective accelerations. I'm not exactly getting कि आपका इंटेंशन क्या है बोलने का। नेट डाउनवर्ड फोर्स किस पर निकालना है और किस तरह से समझना है। तो क्या होगा, जो जनरल बात में बता सकता है कि अगर हम ए को पढ़ रहे हैं ना, तो हमको ये बी और सी से कोई मतलब नहीं है, हमको इस स्ट्रिंग के टेंशन से मतलब है। और इस स्ट्रिंग के टेंशन को हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये नेट फोर्स वेट के बराबर होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक्स नहीं है, इनके पास एक्सेलरेशन है, तो इनको भी हमको एज अ मूविंग बॉडी जैसा ट्रीट करना है। ये भी ब्लॉक नहीं है, इसके पास एक्सेलरेशन है रिलेटेड टू रोप, तो इसको भी अलग से डील करना है। अगर आपका ये इंटेंशन है कि क्या इतने के वेट को लेकर के हम T2 निकाल करके फिर एक्सेलरेशन से इक्वेट करें, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। और कुछ करना चाहें तो आप इतना ख्याल रखेंगे कि आपको एफबीडी प्रॉपर बनाना है और F इक्वल टू एम ए लगाना है। ये बेस आइडिया है, इसको आप कैसे लगाते हो, एक मंकी को, हाँ आप ये जरूर कर सकते हो कि आप चाहो तो एक से दो मंकी को एक साथ पकड़ो, लेकिन प्रॉब्लम तब भी हो जाएगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन अलग है, इसका एक्सेलरेशन अलग है। तो इसके लिए भी हमको अलग से इक्वेशन फिर से बनानी पड़ेगी। और सिस्टम हम पूरे को एक साथ सिस्टम नहीं ले सकते। अगर लेंगे भी तो उससे हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि F इक्वल टू एम ए तभी लगाएंगे जब हमारे पूरे पार्ट का एक ही एक्सेलरेशन हो। यहाँ पर अलग अलग पार्ट के एक्सेलरेशन अलग अलग हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया आप इस तरह से ऑब्जर्व करो, बहुत बेसिक है, चलेगा। आपने लिखा विदाउट द मंकीज इज द स्ट्रिंग आइडियल और विद मास। हाँ, स्ट्रिंग जो है वो आइडियल है, तो जब तक स्ट्रिंग के बारे में कुछ नहीं बोलता है वी कंसीडर इट टू बी आइडियल। आपने फॉर द सिस्टम के लिए अप्लाई किया है T माइनस दिस इक्वल टू एम ए एम बी। हाँ, वो जो आप कर रहे हो ना, जो आपने सोल्यूशन हमको भेजा है, वो बेसिकली जब इनको एड अप करोगे ना, इनको एड अप करोगे तो वही इक्वेशन बन के आ जाएगी जो आप जो इक्वेशन आपने हमको दिखाया है। बट वो इक्वेशन डायरेक्टली कैसे लिखना है, वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। अगर आप उसको याद रखने की कोशिश करोगे तो आप कहीं कभी कभी गलती भी कर सकते हो। तो आप क्या करो, आप इंडिविजुअल इक्वेशंस बनाओ, इसके बाद आप क्या करो, इनको एड अप कर दो, आपको एग्जैक्टली सिमिलर इक्वेशन आ जाएगी जिस तरह से आपने वहां पे सॉल्व किया। और उसका ऐसा डायरेक्ट कोई रूल नहीं होता है जो उसमें बना के दिया है, वो बेसिकली इसी रूल से निकला है कि हम इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे, उसके बाद एड अप करेंगे, एड अप करके करने के बाद वो इक्वेशन आ जाएगी। अगर आपको वो इक्वेशन बोलने का था कि इन तीनों को एड अप करके क्या रहे, तो आप पाओगे कि एग्जैक्टली वही इक्वेशन आ जाएगी। नेट डाउनवर्ड फोर्स वुड बी एम ए एम बी एम बी एन सी।
नहीं, डाउनवर्ड फोर्स नेट एम ए एम बी एम सारे का मास इनटू जी नहीं आएगा. नीड टू चेक इट कि इनके इनमें ये जो A2 A3 है ना, ये भी इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे होंगे, ये भी इन्फ्लुएंस को क्रिएट कर रहे होंगे. और अगर आप ऐसा बोलना चाहो कि इस पे नेट फोर्स हमारा MAMB MC आ रहा है, तो वो रिस्की है. जो बेसिक आइडियल और एरर प्रूफ है वो F=ma लगाना किसी एक सिस्टम में जिसका एक्सेलरेशन आपको पता हो. तो यहाँ पर सिंस अलग अलग एक्सेलरेशन है तो अपने को अलग अलग सिस्टम बनाना, अलग अलग इक्वेशन बनाना, फिर इसके बाद ऐड कर देना, फिर आपको अपना आंसर मिल जाने. डोंट ट्राई टू रिमेम्बर, लाइक कई बार बुक्स में क्या करते हैं कि वो जैसा आपने बोला कि इसको सम करके डायरेक्टली ऐसा कुछ बना देंगे, M1 + M2 M1 M2 + M3 जो भी है MA M1 M1 A1 + M2 A2 + M3 A3 ऐसा करके बोलते हैं. वो लैंग्वेज है, बोलने का अपना तरीका है. हम ये नहीं कह रहे कि वो सब कुछ गलत ही होता है, बट मेक श्योर कि जो आपने समझा है वो बेसिक से लिंक है और वो कहीं ऐसा रिस्की तो नहीं है. और अगर आप इस तरह से चलोगे तो ये बिल्कुल बेसिक स्टेप्स हैं. इट माइट अपीयर कि स्टार्टिंग में आपको 2 स्टेप्स ज्यादा लिखने पड़ रहे हैं, बट बिलीव मी आफ्टर सर्टेन प्रैक्टिस इसमें भी आप उतने ही फास्ट हो जाएंगे जितना आपको मेमोराइज बेस्ड डायरेक्ट फार्मूला लगाना होता है. और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहेगा कि आपसे कभी गलती नहीं होगी. आई मीन लाइक कॉन्सेप्चुअली यू वॉन्ट बी रॉन्ग. कैलकुलेशन प्रॉपर करोगे आपका आंसर 100% आएगा. गॉट इट? अच्छा क्वेश्चन था. इसके बाद 67 पर हम लोग जाते हैं. 67 ये भी ये कंस्टेंट से दिख रहा है, और दूसरा वाला कंस्टेंट जिसमें ब्लॉक्स वगैरह हुआ करते थे, यू रिमेंबर दैट. सो इसने बोला मासेस A and B आर सेम एंड इक्वल टू m. सो मास के बारे में बताया, फ्रिक्शन नहीं है. Magnitude of normal force with which block B presses on the wall and accelerations of the blocks A and B. So A और B के पास accelerations होंगे, वो अपने को पता करना है. और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, एक्सेलरेट हो रहा होगा. कितना एक्सेलरेशन होगा, कितने नॉर्मल फोर्स, कौन सा नॉर्मल फोर्स होगा, प्रेस वाला फोर्स बताना है, ये अपने को सॉल्व करना है. क्या करने का? यू जस्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, यू फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी, देन वॉच कि ए कैसे जा रहा होगा, बी कैसे जा रहा होगा, उनके एक्सेलरेशंस किधर गिरेंगे, फिर उनके एक्सेलरेशन में आपस में क्या लिंक है. इतना करने के बाद हमारे पास कपल ऑफ इक्वेशंस आएंगे और उनको हम सॉल्व कर लेंगे. सो मैं आपके लिए वो कपल ऑफ इक्वेशंस बनाता और उनके एफबीडीज भी बनाता. सो लेट्स से कि एक एफबीडी बनाते हैं. सो ए का मैं रफ एफबीडी यहाँ पे बना देता. कुछ ऐसा, ये कुछ ए इधर दिख रहा है. छोटा बनाओ बड़ा बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट नॉट टू मेजर है, लेकिन एग्जैक्टली सिमिलर शेप का मैंने बनाया हुआ. इस पर कौन कौन से फोर्सेस होंगे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. क्या इसका mg लग रहा होगा? बिल्कुल. क्या इस पे नीचे से नॉर्मल रिएक्शन आ रही होगी? बिल्कुल. इसके बाद और कांटेक्ट कहाँ पर है? और कांटेक्ट इसका बी के साथ है. बी से जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहेगी प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगी. ये 3 फोर्स लग रहे होंगे, इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा होगा क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है. इनके नाम दे देते हैं. सो दिस फोर्स इज mg, और ये डाउन साइड से जो फोर्स आ रहा है लेट से वो n1 है, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो n है. दैट्स ऑल. अच्छा, आप फिर ऑब्जर्व करो जो a है वो किधर जा सकता है. जब ऐसी सिचुएशन रखोगे सो क्या ए ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है? तब बोलोगे ए ऊपर नीचे नहीं जाएगा. फिर क्या हॉरिजॉन्टल में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है. क्या अंदर जाएगा या बाहर आएगा? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको पता चलेगा इसकी नॉर्मल रेशन ये आ रही है, इसका कंपोनेंट 2 करोगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक नीचे आएगा. तो ये जो कंपोनेंट है ये एक्सेलरेशन दे रहा होगा. सो अपने को समझ में आएगा कि ये इधर जाने का मानता है. सो दिस इज एक्स. गॉट इट? चाहे तो इसकी इक्वेशंस को बना और सिंपलीफाई करके इक्वेशन भी लिख सकते हैं. ये जो नॉर्मल रेशन मैंने बनाया था एंड उसके 2 कंपोनेंट यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं. एक कंपोनेंट जो वर्टिकली डाउन आएगा और एक वो कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल जाएगा. और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, यही इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. यू विल फाइंड कि ये एंगल 37 दिया गया है. यहाँ से मैंने पिक्चर छोटा बनाया, आप इसको बड़ा कर सकते हो. लेट्स से कि थोड़ा सा लार्ज करता हूँ मैं ताकि आपको विजुअलाइज हो. सो ये जो नॉर्मल रेशन है ऐसा है, और इसके जो कंपोनेंट मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक हॉरिजॉन्टल इस तरह से और एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कुछ इस तरह से कर रहा हूँ.
अब आपको दिखेगा प्रॉपर्ली। इस एंगल को अगर आप पकड़ते हो तो ये एंगल 37 दिया गया है। अगर ये एंगल 37 है, इसको आगे प्रोड्यूस कराया होता तो ये बचा हुआ 67 रहा होता, सॉरी 63 जो भी होता है, 53। सो बेसिकली क्या हो रहा होगा कि इसका 90 का वर्जन रहा होगा। सो ये जो ऊपर वाला एंगल है एग्जैक्टली वही एंगल बनेगा जो ये अपना एंगल था। सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 37। If this is n, so basically this is going to be n cos 37. This is going to be n sin 37. आपसे पूछ सकता है कौन सा एक्सेलरेशन या कौन सा फोर्स इसको ड्राइव कर रहा है, तो n sin 37 इसको ड्राइव करेगा। इक्वेशन क्या बनेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? कैन वी राइट कि इसकी इक्वेशन बन रही है n sin 37 must be equal to mass into acceleration a1. sin 37 everybody knows, उसको रख करके एक रिलेशन अपना हमारे पास रेडी है। अब क्वेश्चन को देखो क्या पता करना है, फाइंड ब्लॉक बी प्रेस करेगा वॉल से, वो वाली नॉर्मल रेशन निकालनी है, तो बी की नॉर्मल रेशन निकालनी है। इसका मतलब ये एन नहीं निकालना है अपने को, ना ही ये n1 निकालना है। इस a1 की जरूरत है क्योंकि इसने पूछा है कि ब्लॉक की एक्सेलरेशन बताइए। तो पहले हम लोग आइडिया ले लेते हैं कि कौन से क्वांटिटीज हैं जिस पे हमको फोकस रखना है, कौन सी क्वांटिटीज है जिसको हम इंटरमीडिएटरी यूज करेंगे, फिर इसको एलिमिनेट करेंगे। नाउ कम टू द बी ब्लॉक। अगर ए ब्लॉक का आपको स्टोरी समझ में आता है तो बी ब्लॉक पर आते हैं। बी का बीडी बना देते हैं। तो बी कुछ ऐसा शेप का है। इसकी शेप हमारे लिए थोड़ी सी मैटर कर रही है क्योंकि नॉर्मलेशन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो सरफेस हमारे लिए लग रहा है, इसलिए मैंने उसको प्रॉपर बनाया, वरना आप उसको पॉइंट जैसा भी दिखा सकते हो। यहाँ पर लगने वाले फोर्स, एक फोर्स यहाँ से आएगा नॉर्मल रिएक्शन, और ये जो एन था इसका रेसिप्रोकल मिलेगा यानी अपोजिट मिलेगा। और इसके दो कंपोनेंट करोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही आएगा sin 37 वाला, वर्टिकल वही आएगा cos 37 वाला। बेसिकली ये जो कंपोनेंट्स थे दोनों रिवर्स होकर के इसको मिल रहे होते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली उसको कॉपी कर सकते हैं कि ये n sin 37 रहा होगा, और ये वर्टिकली अब जो हुआ है n cos 37 रहा होगा। डाउन का अप, लेफ्ट का राइट। अगर टोटल लिखना हो तो टोटल का नाम n दे सकते हो, इसका नाम n2 देंगे, इसको अपने को जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी फोर्सेस है, इसका mg लग रहा होगा, और दैट्स ऑल। और तो कोई फोर्स अपने को दिख नहीं रहा है। कॉन्टेक्ट फोर्स में नॉर्मल रेशियोज थे, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में mg था। ये किस डायरेक्शन में जा सकता है? तो अपने पास ऑप्शंस है इसको मूव कराने के, किधर जाएगा? क्या ये ब्लॉक का इस डायरेक्शन में जा सकता है या फिर बाहर की तरफ जा सकता है? तो आप बोलोगे ये हॉरिजॉन्टली नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि अंदर जा नहीं सकता है, बाहर जाएगा तो नॉर्मल रेशन जीरो हो जाएगी। और सो ये नॉर्मल रेशन है, ये नॉर्मल रेशन कभी एक्सेलरेशन नहीं देता है। आई मीन उसी फ्रेम में जहाँ पर से नॉर्मल रेशन आ रही होती है, तो ये रिएक्शन होता है बेसिकली इस नॉर्मल रेशन को कंपनसेट कर रहा होगा। इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं आएगा, इसका वर्टिकल एक्सेलरेशन आएगा। और वर्टिकल में ये ऊपर नहीं जा सकता है, क्यों? क्योंकि इधर ये लिफ्ट नहीं करा सकता, तो ये नीचे ही आ रहा होगा। स्लोप भी बता रहा है कि उसको नीचे आना चाहिए, तो इसका एक्सेलरेशन इधर हुआ a2। तो इट हैज टू स्लाइड डाउन। अब देखो जब ये आगे जा रहा होगा और ये स्लैंट वाला स्लोप है तो ये नीचे आ रहा होगा, ऐसा अपने को कॉमन सेंस से भी समझेगा। एक बार ये समझ में आता है तो इसके लिए न्यूटन इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में लिखना है। वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन इक्वेशन लिखेंगे तो आप बोलोगे mg का फोर्स नीचे लग रहा था और n cos 37 ऊपर लग रहा था। इन दोनों की वजह से ये m इंटू a2 बनकर के नीचे आया, सेकेंड इक्वेशन। मोर ओवर थर्ड इक्वेशन, क्योंकि हमको n2 लगेगा तो n2 की वैल्यू इस नंबर के बराबर आएगी। सो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n2 मस्ट बी इक्वल टू n sin 37, थर्ड इक्वेशन। अगर अपने को n पता चल जाएगा तो n2 पता चल जाएगा, दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट आ जाएगा कि b कितने फोर्स से वॉल को प्रेस कर रहा था। अभी हम देखेंगे कि तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है और अननोन अभी भी ज्यादा है। एक इक्वेशन की अपने को और जरूरत पड़ेगी जिसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। सो चेक कर लेते हैं कि इक्वेशन हमारे पास कितना है, 1 2 3। अननोन कौन कौन से मैं बताता आपको, एक a1 अननोन है, एक a2 अननोन है, दो और कौन यूज हुआ है, n यूज हुआ है, तो एक n अननोन हो गया 3, और एक n2 यूज हुआ है जो कि 4 हो गया। तो 4 अननोन्स यूज हो रहे हैं इक्वेशंस में और हमारे पास 3 इक्वेशंस है। हालांकि ये n1 है, इसको मैंने लिखा नहीं है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो वर्टिकल, क्योंकि उसने पूछा नहीं है तो अपने को जरूरत भी नहीं है। थर्ड इक्वेशन या फिर नेक्स्ट इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन कैसे निकालना है, वो कंस्ट्रेंट रिलेशन है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एग्जाम में क्या कर सकता है वो, आपको इसका एक्सेलरेशन देकर के इसका एक्सेलरेशन पूछ सकता था,
वो सिंपल हो जाता। तो इसी इक्वेशन से आ जाएगा कंस्ट्रेंट रिलेशन से। ये रिमेम्बर हम लोगों ने क्या बात की थी जब कभी कंस्ट्रेंट रिलेशन आता है कि जो कॉन्टेक्ट सरफेस होता है उसको पकड़ते हैं, और सिंस ये रिलेटिवली इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, ये नॉर्मल डायरेक्शन सर्वाइव करेगी, एन जीरो नहीं रहेगा। इसका मतलब है बी का एक्सीलरेशन और ए का एक्सीलरेशन इस नॉर्मल की डायरेक्शन में बराबर आनी चाहिए। सो एक्सीलरेशन ऑफ बी एंड ए अलोंग द कॉमन नॉर्मल शुड बी इक्वल, दैट्स द पॉइंट। अब आपने देखा है कि इनको अलग से वेक्टर से बनाते हैं, A2 इधर, B का एक्सेलरेशन इधर, व्हाट इज हैपनिंग, सो A2 इज डाउनवर्ड और A1 इज इन दिस वर्ड। हम चाहते हैं कि दोनों के कंपोनेंट ए बी जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर, ये जो कॉमन लाइन है उसके परपेंडिकुलर बनाया जाए। एक लाइन यहाँ पर जा रही है, कॉमन ही कर देते दोनों में। नाउ वी वांट कि इस लाइन के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स दोनों के बराबर होने चाहिए। दिस इज A1, दिस एंगल इज 37, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल से 37 पर इंक्लाइंड है। सो आप पाओगे कि A1 के जो दो कंपोनेंट्स हैं, एक अलोंग द स्ट्रेट लाइन आएगा और कॉमन लाइन आएगा, एक ये परपेंडिकुलर जाएगा। ये वाला आप रीड कर सकते हो कि ये जो कंपोनेंट आ रहा है इसका नाम पढ़ना चाहिए A1 sin 37। यही स्टोरी अपने को करनी है सेकंड वाले A2 के साथ, और A2 का भी कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इस लाइन के परपेंडिकुलर ले जाना है। सो यू नीड टू फर्स्ट मेजर कि ये एंगल कितना चल रहा है। Can we measure that angle? You can. For that sake, what you can do, you can have a reference line, horizontal. Then you'll find कि ये जो एंगल है वो 37 है, तो ये एंगल भी 37 है। अगर वो एंगल 37 निकलता है तो आप पाओगे कि कैन आई राइट डायरेक्टली कि ये जो एंगल आना चाहिए 53 आना चाहिए। और अगर आपको ये समझ में आया तो अपना काम हो गया। इसके भी दो कंपोनेंट करने हैं, एक इस डायरेक्शन में और दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यू विल रियलाइज कि ये जो कंपोनेंट है जिसकी हमको जरूरत पड़ने वाली, ये वाला कंपोनेंट, this has to be A2 sin 53. Constant relation will say कि इस लाइन के परपेंडिकुलर दोनों सेम एक्सेलरेशन से चलने चाहिए। That means what? That means next equation is A1 sin 37 must be equal to A2 sin 53। बहुत अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एग्जाम में ये देकर के आपको A1 देकर के A2 पूछ सकता है, तो आपने ये इक्वेशन बनाया तो आपको A1 पता होगा, A2 निकल के आ जाएगा। sin 37 कितना होता है? So that is going to be 3/5 A1, or sin this is going to be 4/5 A2। Basically relation constant का ये निकल रहा है 3A1 is equal to 4A2। अब सपोज करो आपको A2 पता होता तो क्या A1 निकल आता? बिल्कुल निकल आता। सिंस ये प्रैक्टिस में था इसलिए आपको लेंदी बना करके दिया गया। आपने A1 भी लिखा, 1 इक्वेशन भी लिखा, 2 इक्वेशन भी लिखा, 3 भी लिखा, 4 भी लिखा, सभी को सॉल्व करो, आपको A1 मिलेगा, A2 मिलेगा, N मिलेगा और N2 मिलेगा। और N1 चाहो तो N1 भी निकाल सकते हैं यहाँ से, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टेस्ट पे जब आपका एग्जाम आएगा तो उस पर इतना सारा कैलकुलेशन करने के लिए आपको टाइम लगेगा, 3-4 मिनट्स 5 मिनट्स लग सकते हैं। तो उसके लिए वो क्या करता है कि कोई एक एस्पेक्ट पूछ लेगा, पर्टिकुलरली ये वाला एस्पेक्ट। वो बोलेगा कि अगर ये ब्लॉक इधर जाता है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो बताइए ये नीचे किस एक्सीलरेशन से आ रहा होगा। तो आप A1 को 3 रख दो, A2 निकल के आ जाएगा। डन। और इसको करने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन 1 मिनट यू कैन आंसर इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड इट। अदरवाइज तो चैलेंजिंग है ऑफ कोर्स। ओके, 67 भी हम लोगों ने कर लिया, एंड देन डिमांड वाज फॉर नेक्स्ट 69 एंड फर्दर वंस। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सिमिलर टाइप का हम लोगों ने कर रखा है। 69 ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मेंस और एडवांस तक के लेवल को टच करेगा। इसमें वाला फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ C। सो फिर 70 में भी और कॉम्प्लिकेशंस किए गए, और इसके आगे की स्टोरी भी उतनी अच्छी है।
तो मैं 69 के बारे में आपको आइडिया देता हूँ। ये इससे जैसे इससे पहले इक्वेशन को मैंने इक्वेशन बना के सॉल्व किया। आप क्या करो, इन इक्वेशन को घर में फिर से अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करो, फिर मैच करो कि सही बनाया है, फिर सॉल्व करो एंड फाइंड आंसर, देन चेक आंसर, इट शुड मैच परफेक्टली। उसके बाद इशू आता है तो आपको बोल देगा। 69 से इसकी ब्लॉक सी है, ये बड़ा सा ब्लॉक है, ऑफ मास एम, स्मूथ टेबल पे रखा हुआ है, फ्रिक्शन नहीं है। ए और बी दो और ब्लॉक्स आपने लिए हैं, स्ट्रिंग से टाइट किया गया है और पुलिस से ऐसा पास करा दिया गया है, और सभी के मास बराबर है। पुली वगैरह जो है सी से फिक्स्ड किया गया। बी रेस्ट करता है ऑन सी, तो बी सी के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है। एंड ए कैन मूव इन अ फ्रिक्शनलेस वर्टिकल शाफ्ट, तो ये ऊपर नीचे जा सकता है। अगर ये ऊपर नीचे जाएगा तो बी को भी चलना पड़ेगा सी के रिस्पेक्ट में। सो बी रेस्ट ऑन सी एंड ए कैन मूव इन दिस, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सी। अब देखो, इसको जब आप रिलीज करोगे तो ये मूव करने स्टार्ट कर देंगे। ए मूव करेगा, बी मूव करेगा, सी मूव करेगा, सी किधर जाएगा ये बताना है। प्योरली कंस्ट्रेंट रिलेशन का क्वेश्चन है और थोड़ा न्यूटन्स लॉ भी है। सो आपको क्या करना है, सभी के फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं और उसको F इक्वल टू ma से रिलेट कर देना है। एक कंस्ट्रेंट लगेगा वो भी लगाएंगे। देखो अपने बना था, सबसे पहले किसका वीडियो बनाया जाए, आप समझ सकते हो। मैं ऑर्डर वाइज चलता, पहले ए का बना था। सो इन केस मैं ए का वीडियो बनाता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए लुक्स लाइक दिस। फोर्सेस काउंट करते हैं। कैन यू सी कि ए पर एक फोर्स ऊपर लग रहा होगा जिसका नाम होगा टेंशन। ए का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा। और मूवमेंट कैसा होगा थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। जब आप छोड़ोगे ना तो ए ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन था नहीं तो ए को कोई होल्ड नहीं कर पाएगा, तो ये mg फोर्स नीचे जाएगा। तो अगर ए नीचे जाएगा तो बी आगे चल रहा होगा, जब बी आगे चल रहा होगा तो सी पीछे जा रहा होगा। कुछ ये स्टोरीज बनने वाली हैं। साथ ही साथ ए भी हमारा इधर जा रहा होगा। सो ए पर कुछ नॉर्मल रिएक्शन भी आने वाली हैं। सो लेट्स सी कि किस तरह से अपने को दिखाना है। ए अगर सी हमारा इधर जाएगा तो ये कांटेक्ट टच में रहेगा, ये फ्री रहेगा, तो जो टच में रहेगा वही नॉर्मरेशन देगा। एक नॉर्मरेशन ऐसा दिखा देते हैं। ये नॉर्मरेशन क्यों दिखाया, इधर से क्यों नहीं दिखाया, वो आपको समझना होगा। हमने ऐसा एज्यूम किया कि सी इधर जाएगा। अगर सी इधर जाएगा तो आप देखोगे कि इसका ये टच में रहेगा, पुश करेगा एक दूसरे को, ये रिलेटिवली फ्री हो जाएगा। और कांटेक्ट रिएक्शन तभी लगता है जहां पर कांटेक्ट होता है, पुश लग रहा होता है, एक दूसरे में फोर्स लग रहा होता है। सो यूल फाइंड कि ये mg का फोर्स है, एक है bd है, यहाँ पर कोई नॉर्मलेशन इसका नाम n दे देते हैं, और स्ट्रिंग का टेंशन t है। इसके पास जो एक्सेलरेशन आएगा, एक नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आएगा, उसका नाम a1 दे देते हैं। एक एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल आ सकता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में भी अपने को ग्राउंड से देखने पर भी इधर जाता हुआ नजर आएगा। सो ये दो एक्सेलरेशन आएंगे। इक्वेशन क्या बनेगी, n की जो वैल्यू आएगी वो ma2 के बराबर आएगी, और दूसरा इक्वेशन आएगा mg माइनस टी इज इक्वल टू ma1। ये दो इक्वेशन एक एफबीडी से क्लियर होनी चाहिए। देन आफ्टर कम टू बी। सारा कुछ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम लोग अभी ड्रॉ कर रहे हैं। सो वी आर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट जाते, इसका सी के ब्लॉक के साथ जाते हो, तो अपने को और भी कुछ पता चल सकता है, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। कम टू बी, अगेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बी का बीडी हम यहाँ पे बनाते हैं। लगने वाले फोर्स ऑन बी यू नीड टू काउंट। क्या इस पर एक टेंशन लग रहा होगा, बिल्कुल। क्या इसका एमजी लग रहा होगा, बिल्कुल। क्या यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, बिल्कुल। दैट्स डन, नथिंग एल्स। किधर जा रहा होगा ये, किधर जा रहा होगा ये अपने को देखना है। तो आप देखोगे इस पे टेंशन इधर लग रहा है तो इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, जिधर टेंशन लगेगा उधर जाएगा, या फिर जो फोर्स लगेगा। सो दिस वाज टी, दिस इज लेट्स एक्सेलरेशन a3, दिस इज फॉर b basically, and it will get mg, it will get normalization, let's call it as n2 or n whatever, n1। इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, सिंपल इक्वेशन, टी की जो वैल्यू आ रही है वो m इंटू a3 के बराबर आ रही है, न्यूटन इक्वेशन। एक और इक्वेशन है n1 इक्वल टू mg, आप चाहो तो लिख सकते हो, जरूरत पड़ेगी तो लिख लिया जाएगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है वो तीसरा वाला आ रहा है, सी। सी का थोड़ा सा शेप बना देता हूँ मैं, जिससे फोर्सेस दिखाने में और रिलेट करने में अपने को आसान लगेगा।
कुछ ऐसा है रफली, रफ वे भी काम करेगा। सो फोर्सेस फ्रॉम ग्राउंड यू विल गेट अ नॉर्मल रिएक्शन, mg विल बी देयर। फिर इसका कांटेक्ट देखो, क्या ये बी के कांटेक्ट में है? यस। तो क्या बी ने इसको फोर्स दिया होगा? यस। कौन सा फोर्स दिया होगा? n1, कांटेक्ट फोर्स n1 इक्वल एंड अपोजिट, दैट्स डन। अच्छा, स्ट्रिंग वाला है तो इस पुली से कनेक्टेड है, तो आप चाहो तो पुली को भी इसका पार्ट मान लो, क्योंकि पुली तो मासलेस होती है। सो इस पर स्ट्रिंग का टेंशन इधर आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। What else it is connected with? A से साथ टच में, सिंस इसने A को पुश किया था तो A इसको भी पुश करेगा। That's all. Forces, ये जो N है इक्वल एंड अपोजिट मिला होगा तो ये N के बराबर है। T स्ट्रिंग का टेंशन है, T स्ट्रिंग का टेंशन है। ये जो रिएक्शन है वो N1 का अपोजिट है तो ये N1 हो जाएगा। ये C का BD है, ये Mg है। एक और नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से आएगा, ये इक्वेशन हो जाएगी। C किधर जा रहा होगा? और हम लोगों ने C को इधर जाते हुए पकड़ा इस डायरेक्शन में, and that is let's say A3 A4। एक लेंथी क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन में से ये समझ में आता है कि हम फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस कैसे दिखाते हैं, कौन से दिखाते हैं, कहाँ दिखाते हैं। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? अगर इसकी इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना लग रहा है? तो आपको एक T नजर आएगा और एक N नजर आएगा। दिस मस्ट बी इक्वल टू M इंटू A4। फिर वर्टिकल डायरेक्शन में चाहो तो आप वर्टिकल डायरेक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में आपसे C का एक्सीलरेशन चाहिए तो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखना पड़ेगा अपने को वर्टिकल डायरेक्शन में? N2 ऊपर की तरफ है और ये बैलेंस कर रहा है N1 को, T को एज वेल एज Mg को। हमारे लिए जो काम की इक्वेशंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। द इक्वेशंस दैट आर यूजफुल टू अस, दैट इज गोइंग टू बी यूजफुल। इक्वेशन ये हमारे लिए यूजफुल है, इक्वेशन एक्सेलरेशन वाली ये यूजफुल है, ये यूजफुल है और ये यूजफुल है। 4 इक्वेशंस है। A1 and A3 won't be equal। A1 and A3 आपने बोला, A3 किसको बोला है? A1 नहीं, A1 और A3 के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी कंस्टेंट रिलेशन नहीं लिखा है, अभी हम लोगों ने केवल F इक्वल टू ma लिखा है और देख रहे हैं अपने को कितनी इक्वेशन की और भी जरूरत पड़ने वाली है। सो अभी हमको एक्सेलरेशन को लिंक करने वाली बात है। तो कुछ एक्सेलरेशन को हम लोग डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं, कुछ कंस्टेंट से लिंक करेंगे। देखो जैसे क्या होगा, ये जो A है, A इसके C के साथ टच में चलेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि C को पेनिट्रेट करके नहीं चल सकता है। तो उनके डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटीज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में C के बराबर होंगे A के। तो A का एक्सेलरेशन A2 था, C का एक्सेलरेशन A4 था। तो हम लोग एक बात क्लेम करेंगे अगली इक्वेशन, क्या कि A2 मस्ट बी इक्वल टू A4। ये कंस्टेंट रिलेशन है, डायरेक्टली कॉमन सेंस है। फिर आपको ये समझ में आ रहा है ये स्ट्रिंग अपनी कैसी है? ये स्ट्रिंग जो है वो सेम स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर भी हम लोग ये देख सकते हैं कि इनके एक्सेलरेशन में भी कोई रिलेशन रहा होगा, इनके एक्सेलरेशन में भी कोई रिलेशन रहा होगा। क्या हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि A3 और A1 बराबर होंगे? तो उस स्टेटमेंट को बोलने से पहले अपने को क्रॉस चेक करना है कि हम सही बोलने वाले हैं। कैसे क्रॉस चेक करेंगे? यहाँ पर C जो प्लेटफॉर्म है वो भी मूव कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा? पहले आपको C के रिस्पेक्ट में जाना होगा, और जब C आपको खड़ा नजर आने लगे फिर जो इधर एक्सेलरेशन इसका आएगा वही इसका एक्सेलरेशन इधर आएगा, ऐसा हम क्लेम कर सकते हैं। और अभी क्या हो रहा है? C मूव कर रहा है और जितने भी एक्सेलरेशन से फोर्सेस हम लोगों ने लिखे हैं सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। सो पहले आपको विद रिस्पेक्ट टू C वर्क करना है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। सो अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू C। और A के एक्सेलरेशन देखते हैं। A के पास क्या एक्सेलरेशन था? पहले A1, फिर कौन सा था? A2। और C का जो एक्सेलरेशन है वो रिवर्स करके मिलेगा, तो रिवर्स करके ऐसा मिलेगा। ये एक्सेलरेशंस हो गए A ब्लॉक के। अब आते हैं B ब्लॉक पर। B ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये था A3, रिवर्स करके देना है अपने को C का एक्सेलरेशन, दैट मींस एक और एक्सेलरेशन को इधर देना है, दैट इज A4। अब आपको C के रिस्पेक्ट में B के एक्सेलरेशन पता चल गए और A के एक्सेलरेशन पता चल गए। C के रिस्पेक्ट में A हॉरिजॉन्टली नहीं चल सकता है, ये हमको पता है, इसलिए इसके हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होने चाहिए, नेट एक्सेलरेशन। इसका मतलब A2 और A4 बराबर होना चाहिए।
उसी को यहाँ पे लिखा था A2 और A4 बराबर होना चाहिए। तो बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू सी ऑब्जर्व करने से मिल जा रहा है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ए के सी के रिस्पेक्ट में ए ऊपर नीचे चलेगा। अच्छा, फिर हमको ये पता है कि अब सिर्फ सी के रिस्पेक्ट में तो ये हमारे लिए स्टेशनरी प्लेटफॉर्म हो गया। अब जितना ये आगे जाएगा उतना ये नीचे जाएगा। So B का acceleration is equal to A का acceleration. That means what? That means A3 plus A4 must be equal to A1. So now you have sufficient amount of equations, this and these, whatever the red underlined, उनको use करना है। तो आपसे एग्जाम में बहुत छोटा सा पार्ट इसमें पूछ सकता है, क्या इसका एक्सेलरेशन A3 A1 के बराबर आएगा? आप बोलोगे नहीं, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, पहले अपने को सी के रिस्पेक्ट पे जाना है, फिर कंस्टेंट रिलेशन लगाना है। तो आपने पूछा भी था कि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में कंस्टेंट कैसे निकालते हैं। एग्जैक्टली वो एग्जांपल यहाँ पर आ गया। हम सी नॉन इनर्शियल फ्रेम पर हैं, तो नॉन इनर्शियल से इसका एक्सेलरेशन देखेंगे, इसका एक्सेलरेशन देखेंगे, और फिर समेशन टी डॉट ए लगाएंगे। तो इस पे टेंशन आपको टी नजर आया था, इस पर टेंशन आपको टी नजर आया था, तो टी डॉट ए यहाँ लगाओ, टी डॉट ए यहाँ लगाओ, अपने को ये इक्वेशन मिल जाएगी। A3 plus A4 is equal to A1. थोड़ा सा लेंदी रहा, आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, वरना मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। और टाइम भी हो गया, इसके बाद के क्वेश्चंस थोड़े से हार्डर है, हम लोग आगे भी डिस्कस कर लेंगे। बट अगर आपको समझ में आ रहा है तो इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल अ लॉट। हमने लिखा है, बट एज सीन इन द डायग्राम इट सीम्स दैट बोथ द साइड्स ऑफ ए आर टचिंग सी एंड द लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू गैप ऑफ सी, सो शुडंट बी देयर टू नॉर्मलेशन। यस, सो दैट्स गुड पॉइंट। आपको नॉर्मलेशन इधर से भी लगानी है और इधर से भी लगानी है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि जब आप इसको मूव करा रहे हो, तो मूव कर रहा होता है, आप किसी भी ब्लॉक को मूव कराओ, तो अगर हम यहाँ पर सपोज कर लीजिए, यहाँ पर एक ब्लॉक रखते हैं, ये छोटा सा ब्लॉक, और ये फ्रिक्शन नहीं है, इसको इधर चलाते हैं, तो ये इस वाले सरफेस से कांटेक्ट में आएगा या फ्रंट वाले से कांटेक्ट पर आएगा? तो आप बोलोगे कि वो अगर एक्सीलरेट कराओगे तो स्यूडो इधर लगा होगा, तो स्यूडो की वजह से ये इसके साथ टच में आ जाता है। ये मैंने एग्जांपल दिखाया जिसमें गैप बहुत ज्यादा दिख रहा है, जबकि इसने क्वेश्चन ने बोला है कि ए जो है ना, वो मूव कर सकता है वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर ये ए वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसका मतलब उनके बीच में गैप जरूर रहा होगा। वो नैनोमीटर का हो, माइक्रोमीटर का हो, बहुत छोटा हो, लेकिन गैप रहा होगा। दैट मीन्स ऐसा हो सकता है कि दैट मीन्स दे आर नॉट फोर्सिंग टू ईच अदर टू टच। और अगर वो ए इस पॉइंट पे टच कर गया तो यहाँ पर गैप डेफिनेटली बन जाएगा, जो कि नॉर्मल रेशन है। नॉर्मल रेशन तभी आता है ना जब पुश कर रहा हो। अगर उसमें माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर छोटा सा भी गैप आया ना, तो नॉर्मल रेशन डिसअपियर होता है, नॉर्मल रेशन टच करने पर लगता है। सो वहां से अपने को पता चला कि यहाँ पर नॉर्मलेशन पुश कर रही होगी, तो यहाँ पर रिलैक्स हो गया होगा, इसलिए मैंने नॉर्मलेशन ये दिखाया। ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, और जिसको आपको यहाँ पे समझना है, फ्यूचर में उसको याद रखना है। मैं क्विकली बताता हूँ। ए का एफबीडी आप देखना, बी का एफबीडी देखना, सी का एफबीडी देखना, इनकी इक्वेशन बनाना, ये आप सब कर ले जाओगे। कंस्टेंट पर आएंगे, कंस्टेंट पर आप देखोगे क्या करना चाहिए, सी के रिस्पेक्ट में ए और बी के एक्सीलरेशन पता करो, बिकॉज ये जो सब था वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था, इसलिए कहीं हमने स्यूडो नहीं लगाया। अब जब हम सी के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं, नॉन इनर्शियल है, तो स्यूडो एक्सीलरेशन देना पड़ेगा। ए के एक्सीलरेशन हमने माने थे, स्यूडो एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में देते हैं, जैसे वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में देते हैं, एग्जैक्टली सेम वे से। और बी का एक्सेलरेशन A3 एज्यूम किया था, ए का एक्सेलरेशन रिवर्स करके दिया है। अब सिंस हमको पता चला सी से देखने पर, अगर आप सी पर रहते हो तो आपको ए ऊपर नीचे चलता हुआ नजर आएगा, सी के अंदर नहीं जा सकता है। इसका मतलब है सी का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, ए का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, तो ए के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल जाएगी A2 इज इक्वल टू A3, सॉरी A2 इज इक्वल टू A4। सो A2 और A4 आपस में बैलेंस्ड हो गया, एक ये रिलेशन आ गया जो कि इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फिर आपने देखा कि अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं कि ये टी हो गया, यहाँ पर टी हो गया, एफबीडी बनाएंगे ना, तो ये टी आएगा और यहाँ पर भी टी आएगा। स्यूडो वाला काम हमने लगा दिया है, तो स्यूडो की वजह से एक्सेलरेशन आ गया। अब कंस्टेंट लगा लो, तो अगर आप इसको डायरेक्टली नहीं देख पा रहे तो ऐसे देखो कंस्टेंट रिलेशन कैसे, समेशन टी डॉट ए मस्ट बी 0। अब टी डॉट ए बी के लिए लगाओ, बी में टी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, A3 प्लस A4, और ये अपोजिट है, सो आएगा। डॉट करना होता है तो ये कंपोनेंट तो मैटर नहीं करेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट का डॉट 0 होता है,
तो आएगा माइनस टी ए वन मस्ट बी इक्वल टू 0। अगली लाइन में आपको ये दिख जाएगा, टी गायब हो गया, आपको मिलेगा A3 प्लस A4 मस्ट बी इक्वल टू A1। गॉट इट? दैट्स गुड क्वेश्चन इन फैक्ट, लाइक कि ऐसा ही एडवांस में कुछ रहता है, देखने में हमको कुछ और लगता है, अगर हम रूल फॉलो नहीं करेंगे तो फिर अगर हम सुपरफिशियल होंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पे स्टिक करेंगे तो डेफिनेटली हम वहां तक पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा चैलेंजिंग बट कैन बी रीच्ड। ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज संडे का दिन था, आपने इतना टाइम दिया, बहुत अच्छी बात है, आपने लर्न किया 70 और ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस। आप चाहेंगे तो इनको हम लोग आगे कभी डाउट डिस्कशन सेशन लगा करके सॉल्व करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, बाकी जितना आप लोग कर पा रहे थे आज के लिए किया। आपने लिखा इट विल टेक सो मच टाइम इन टेस्ट टू डू दिस। हाँ रिद्धि, अभी क्या होता है ना कि अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, तो आपको बहुत टाइम लगता है। अब देखो, इसको 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, आपको आइडिया लग गया, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में इतनी सारी कैलकुलेशन आपसे कम ही करवाएगा। आपसे ऐसा पूछ लेगा कि लेट से कि बी इधर जा रहा था, ए नीचे जा रहा था, एक्सेलरेशन दे दिया, तो बताइए आपस में क्या रिलेशन चल रहा है। 4 ऑप्शन देगा कि A1 इज इक्वल टू A3, A2 इज इक्वल टू A3, A3 प्लस A4 इज इक्वल टू A1। तो ये कंस्टेंट तो हम तुरंत कर सकते हैं ना, और वो प्रैक्टिस से हमारी स्पीड बढ़ती है। आज आपकी स्पीड अलग है, 6 महीने बाद आपकी स्पीड अलग होगी, और जब आपका नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा तब तक स्पीड अलग होगी। लास्ट में वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।